नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 17 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए किस देश के साथ सोस गोलमेज बैठक आयोजित की? ऑप्शन A है डेनमार्क, ऑप्शन बी है नेदरलैंड्स, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन बी, नेदरलैंड्स। समाचार रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेदरलैंड्स में सोस के साथ एक गोलमेज चर्चा आयोजित की। डेनमार्क, बेल्जियम और जर्मनी अन्य यूरोपीय राष्ट्र हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट राजनयिक जुड़ाव का केंद्र नहीं थे। एसएससी परीक्षाओं में उच्च स्तरीय राजकीय यात्राओं पर प्रश्न अक्सर गंतव्य देश और यात्रा के प्राथमिक उद्देश्य का परीक्षण करते हैं। ऐसे तथ्यात्मक प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए हमेशा आधिकारिक सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों के कौन, कहां और क्या पर ध्यान दें। नेदरलैंड्स यूरोप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है, जो यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय व्यवसायों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। द्विपक्षीय संबंध जल प्रबंधन, सतत कृषि और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर बहुत अधिक केंद्रित हैं। इस तरह की सीईओ गोलमेज बैठकें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) को आकर्षित करने और भारत की मेक इन इंडिया पहल को वैश्विक विशेषज्ञता के साथ संरेखित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये राजनयिक बातचीत इंडिया-ईयू रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। सवाल ये है, आईएनएस सागरध्वनि, जिसने हाल ही में पोर्ट क्लांग, मलेशिया का दौरा किया, को भारतीय नौसेना में मुख्य रूप से किस प्रकार के पोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन A है निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, ऑप्शन बी है समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत, ऑप्शन सी है लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, ऑप्शन डी है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत। आईएनएस सागरध्वनि को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना द्वारा संचालित एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत के रूप में नामित किया गया है। विकल्प ए गलत है क्योंकि आईएनएस विशाखापत्तनम जैसे विध्वंसक युद्ध केंद्रित हैं, अनुसंधान केंद्रित नहीं। विकल्प सी गलत है क्योंकि लैंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग उभयचर कार्यों के लिए किया जाता है। विकल्प डी गलत है क्योंकि पनडुब्बियां पानी के भीतर युद्धपोत हैं। परीक्षा टिप: जब भारतीय नौसेना के जहाज़ों के बारे में पूछा जाए तो अपनी पसंद को सीमित करने के लिए हमेशा लड़ाकू जहाज़ों और समर्थन अनुसंधान जहाज़ों के बीच अंतर करें। आईएनएस सागरध्वनि का संचालन नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (NPOL) के तहत किया जाता है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की एक प्रयोगशाला है। पोत को हिंद महासागर क्षेत्र में ध्वनिक और समुद्र विज्ञान अनुसंधान करने के लिए विशेष उपकरणों से लैस किया गया है। इसकी तैनाती अक्सर दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है: नौसेना संचालन के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना और मित्रवत विदेशी राष्ट्रों के साथ समुद्री कूटनीति को बढ़ावा देना। ये भारत की सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल में एक महत्वपूर्ण संपत्ति रही है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत की प्रधानमंत्री की नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया गया? ऑप्शन A है सैन्य गठबंधन और समुद्री सीमा सुरक्षा, ऑप्शन बी है कूटनीतिक सहयोग और आर्थिक संबंध, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्र मिशन सहयोग, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा अवसंरचना का संयुक्त विकास। सही जवाब है ऑप्शन बी, कूटनीतिक सहयोग और आर्थिक संबंध। संयुक्त बयान में भारत और नीदरलैंड के बीच कूटनीतिक सहयोग और आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया। विकल्प ए गलत है क्योंकि ध्यान औपचारिक सैन्य गठबंधन पर नहीं था। विकल्प सी गलत है क्योंकि अंतरिक्ष सहयोग इस विशिष्ट संयुक्त बयान का प्राथमिक विषय नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि परमाणु ऊर्जा विकास इस यात्रा की बताई गई प्राथमिकता नहीं थी। परीक्षा टिप: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रश्नों के लिए आधिकारिक बयानों में हमेशा द्विपक्षीय, रणनीतिक साझेदारी या आर्थिक संबंध जैसे कीवर्ड देखें। भारत और नीदरलैंड एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं, जो जल प्रबंधन, कृषि और टिकाऊ प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग द्वारा चिन्हित है। नीदरलैंड लगातार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के शीर्ष स्रोतों में से एक है, जो गहरे आर्थिक एकीकरण को दर्शाता है।
दोनों देश जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन सहित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अक्सर संवाद करते हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध कई सदियों पुराने हैं, जो एक आधुनिक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, हाल ही में वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर किस भारतीय शहर में चर्चा की? ऑप्शन A है नई दिल्ली, ऑप्शन B है गांधीनगर, ऑप्शन C है मुंबई, ऑप्शन D है बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन B गांधीनगर। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर बैठक गांधीनगर में हुई। नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु प्रमुख भारतीय महानगर हैं जहां अक्सर इस तरह के शिखर सम्मेलन आयोजित होते हैं, जो ध्यान भटकाने के लिए उचित लग सकते हैं, लेकिन इस विशिष्ट घटना के संदर्भ में वे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। एसएससी परीक्षाओं के लिए हाल ही में हुई आधिकारिक सरकारी बैठकों से जुड़े स्थान और व्यक्ति पर हमेशा ध्यान दें। याद रखें कि वर्तमान मामलों के अनुभागों में स्थल आधारित प्रश्न आम हैं, इसलिए घटनाओं को उनके विशिष्ट मेजबान शहरों से जोड़ना एक उच्च उपज अभ्यास है। ब्रिक्स एक प्रमुख अंतरसरकारी संगठन है जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक आर्थिक नीतियों और भू राजनीतिक मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। समूह का हाल ही में नए सदस्य देशों को शामिल करने के लिए विस्तार हुआ है, जिससे वैश्विक दक्षिण में इसका प्रभाव और बढ़ गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत और नीदरलैंड के बीच हाल ही में घोषित रणनीतिक साझेदारी रोडमैप में निम्नलिखित में से कौन सी समयावधि शामिल है? ऑप्शन A है 2024 2028, ऑप्शन B है 2025 2029, ऑप्शन C है 2026 2030, ऑप्शन D है 2027 2031। सही जवाब है ऑप्शन C 2026 2030। रोडमैप स्पष्ट रूप से 2026-2030 की अवधि के लिए भारत नीदरलैंड सहयोग के लिए रणनीतिक प्रक्षेपवक्र को परिभाषित करता है। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि वे अलग अलग 5 वर्षीय चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाचारों में उल्लिखित आधिकारिक समझौते के साथ संरेखित नहीं हैं। एसएससी परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की तिथियां और विशिष्ट वर्ष उच्च उपज तथ्य हैं। ऐसे रणनीतिक रोडमैप की शुरुआत और अंत वर्षों को हमेशा दोबारा जांचें क्योंकि परीक्षक अक्सर उन्हें आसपास के वर्षों के साथ बदल देते हैं। विशिष्ट अवधि पर ध्यान केंद्रित करने से तार्किक रूप से समान लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत विकल्पों को हटाने में मदद मिलती है। रणनीतिक भागीदारी रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक नीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए डिजाइन किए गए औपचारिक द्विपक्षीय समझौते हैं। नीदरलैंड के साथ यह विशिष्ट रोडमैप 2047 के लिए भारत के विकसित भारत दृष्टिकोण का समर्थन करने के उद्देश्य से है। नीदरलैंड भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है, खासकर जल प्रबंधन, कृषि और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में। इस तरह के समझौते भारत के बढ़ते राजनयिक पहुंच और वैश्विक बहुपक्षीय संबंधों में इसकी सक्रिय स्थिति को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, सिक्किम किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत का 22वां राज्य बना? ऑप्शन A है 34वां संशोधन अधिनियम 1974, ऑप्शन B है 35वां संशोधन अधिनियम 1974, ऑप्शन C है 36वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन D है 37वां संशोधन अधिनियम 1975। सही जवाब है ऑप्शन C 36वां संशोधन अधिनियम 1975। सिक्किम को औपचारिक रूप से 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में एकीकृत किया गया था। विकल्प A और D गलत हैं क्योंकि वे सिक्किम के राज्यत्व से संबंधित नहीं हैं। विकल्प B एक सामान्य भटकाव है क्योंकि 35वें संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य के बजाय एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया था। हमेशा याद रखें कि 36वां संशोधन वह है जिसने 1975 में सिक्किम के लिए पूर्ण राज्यत्व की स्थिति को अंतिम रूप दिया। परीक्षा टिप: कई छात्र 35वें एसोसिएट और 36वें पूर्ण राज्य संशोधनों को भ्रमित करते हैं। राज्यत्व के प्रश्नों के लिए 36वें को याद करने को प्राथमिकता दें। सिक्किम आधिकारिक तौर पर 16 मई 1975 को भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। इससे पहले ये भारत का एक संरक्षित राज्य था और इसके लोगों ने राजशाही को समाप्त करने और भारत में शामिल होने के लिए एक जनमत संग्रह में मतदान किया था।
ये राज्य अपनी विशाल जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये पूर्वी हिमालय में रणनीतिक रूप से स्थित है, जो नेपाल, चीन और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए साइबर सुरक्षा ढांचे पर चर्चा करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए आयोजित की गई थी? ऑप्शन A है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेनदेन प्रोटोकॉल। ऑप्शन B है राज्य सरकार डेटा अवसंरचना। ऑप्शन C है निजी क्षेत्र क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। ऑप्शन D है राष्ट्रीय रक्षा संचार नेटवर्क। सही जवाब है ऑप्शन B, राज्य सरकार डेटा अवसंरचना। कार्यशाला विशेष रूप से डिजिटल खतरों को कम करने के लिए राज्य स्तरीय डेटा अवसंरचना के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित थी। विकल्प A गलत है क्योंकि यह वित्तीय नियमों से संबंधित है, राज्य के डेटा से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि कार्यशाला निजी क्षेत्र के बजाय सरकारी संस्थाओं को लक्षित करती है। विकल्प D गलत है क्योंकि रक्षा नेटवर्क केंद्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इस परामर्श कार्यशाला के दायरे में नहीं। परीक्षा टिप: एसएससी परीक्षाओं में हमेशा विचलित करने वाले विकल्पों को खत्म करने के लिए शीर्षक में उल्लिखित लक्षित इकाई, इस मामले में राज्य सरकारें, की पहचान करें। साइबर सुरक्षा डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। जैसे जैसे राज्य सरकारें तेजी से भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर रही हैं, साइबर हमलों की भेद्यता बढ़ गई है, जिसके लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटवाई और सर्ट इन राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचों की देखरेख के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय हैं। इस तरह की कार्यशालाएं सभी भारतीय राज्यों में डेटा सुरक्षा नीतियों को मानकीकृत करने के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत की अगली पीढ़ी की वृद्धि और संप्रभुता के लिए किन 2 तकनीकी क्षेत्रों को मुख्य स्तंभों के रूप में पहचाना गया है? ऑप्शन A है अंतरिक्ष अन्वेषण और जैव प्रौद्योगिकी। ऑप्शन B है क्वांटम प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑप्शन C है नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर निर्माण। ऑप्शन D है साइबर सुरक्षा और नैनो तकनीक। सही जवाब है ऑप्शन B, क्वांटम प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को भारत के भविष्य के विकास और तकनीकी संप्रभुता के लिए परिभाषित स्तंभों के रूप में उजागर किया। विकल्प A गलत है क्योंकि अंतरिक्ष और बायोटेक महत्वपूर्ण होने के बावजूद इस कथन का विशेष ध्यान नहीं थे। विकल्प C गलत है क्योंकि हालांकि सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें इस संदर्भ में प्राथमिक संप्रभुता लक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था। विकल्प D गलत है क्योंकि ये क्षेत्र रणनीतिक है, लेकिन इन्हें उल्लिखित विकास प्रक्षेपवक्र के लिए विशिष्ट दोहरे स्तंभों के रूप में नहीं पहचाना गया था। परीक्षा टिप: हमेशा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और AI को भविष्य की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए वर्तमान सरकार की दृष्टि के साथ जोड़ें। भारत सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 6003.65 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM लॉन्च किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इंडिया मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचे में एकीकृत किया जा रहा है, जो एक स्केलेबल AI पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। इन पहलों को विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने और डीप टेक क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह की प्रगति वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूल से बाहर के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यधारा में लाने के लिए किस संगठन का लाभ उठाया जा रहा है? ऑप्शन A है राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। ऑप्शन B है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS। ऑप्शन C है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। ऑप्शन D है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। सही जवाब है ऑप्शन B, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS। शिक्षा मंत्रालय स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए लचीले शिक्षण मार्ग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS का उपयोग कर रहा है, जिससे B सही विकल्प है। NCERT विकल्प A, प्रत्यक्ष छात्र नामांकन योजनाओं के बजाय पाठ्यक्रम विकास और पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करता है। UGC विकल्प C, उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करता है, न कि स्कूल स्तरीय मुख्यधारा को।
AICTE विकल्प डी तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेजों को नियंत्रित करता है। परीक्षा टिप, याद रखें कि NIOS शिक्षा मंत्रालय के तहत प्राथमिक निकाय है जिसे खुले और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से सभी के लिए स्कूली शिक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना 1989 में हुई थी और यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करना है। NIOS इस दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उन शिक्षार्थियों को पूरा करता है जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से पारंपरिक स्कूलों में भाग नहीं ले सकते हैं। यह व्यावसायिक और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो ड्रॉप आउट और हाशिए पर रहने वाले समूहों को दूसरा मौका प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गज ने हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन A है इंटेल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन B है ASML, ऑप्शन C है एनवीडिया, ऑप्शन D है TSMC। सही जवाब है ऑप्शन B ASML। भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में हुए समझौते पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच फर्म ASML के बीच हस्ताक्षर किए गए। इंटेल, एनवीडिया और TSMC सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी हैं, लेकिन इस विशिष्ट साझेदारी समझौते में शामिल पक्ष नहीं थे। ASML को विश्व स्तर पर इसके उन्नत फोटोलिथोग्राफी सिस्टम के लिए जाना जाता है। परीक्षा टिप, मेक इन इंडिया साझेदारी से संबंधित प्रश्नों में अक्सर उच्च प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होते हैं, इसलिए इसमें शामिल विदेशी संस्थाओं के विशिष्ट नामों पर ध्यान दें। ASML, जिसका मुख्यालय वेल्डहोवेन, नीदरलैंड में है, चरम पराबैंगनी EUV लिथोग्राफी मशीनों का दुनिया का अग्रणी निर्माता है, जो उन्नत माइक्रोचिपों के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन निजी कंपनियों को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए फैब्रिकेशन प्लांट फैब्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये साझेदारी भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। भारत में प्रमुख सेमीकंडक्टर नीतियों में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISEM शामिल है, जो योग्य आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब क्विक रिवीजन, आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नज़र में। 1. भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए किस देश के साथ सोस गोलमेज बैठक आयोजित की? आंसर, नेदरलैंड्स। 2. आइनेस सागर ध्वनि, जिसने हाल ही में पोर्ट क्लांग, मलेशिया का दौरा किया, को भारतीय नौसेना में मुख्य रूप से किस प्रकार के पोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर, समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत 3। भारत की प्रधानमंत्री की नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया गया? आंसर, कूटनीतिक सहयोग और आर्थिक संबंध। 4. हाल ही में वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर किस भारतीय शहर में चर्चा की? आंसर, गांधीनगर। 5. भारत और नीदरलैंड के बीच हाल ही में घोषित रणनीतिक साझेदारी रोडमैप में निम्नलिखित में से कौन सी समयावधि शामिल है? आंसर, 2026-2030-6। सिक्किम किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत का 22वां राज्य बना? आंसर, 36वां संशोधन अधिनियम 1975। 7. हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए साइबर सुरक्षा ढांचे पर चर्चा करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए आयोजित की गई थी? आंसर, राज्य सरकार डेटा अवसंरचना। 8. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत की अगली पीढ़ी की वृद्धि और संप्रभुता के लिए किन 2 तकनीकी क्षेत्रों को मुख्य स्तंभों के रूप में पहचाना गया है? आंसर, क्वांटम प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 9. शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूल से बाहर के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यधारा में लाने के लिए किस संगठन का लाभ उठाया जा रहा है? आंसर, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS। 10. भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गज ने हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर, ASML। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।